चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की चर्चा पर चलने से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से परिचय करा दें आपका। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है। कांग्रेस से विवेक राज मिश्रा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, लखनऊ से मिले हैं। शुभम तिवारी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मनोज त्रिपाठी ये कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अनिल गंगार जी है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और राधेश्याम पार्टी के युवा नेता है। तो ये पैनल है आज की डिबेट का, आज के बुलेटिन का। आज अखिलेश यादव ने क्रांति रथ की सवारी की है और इसके साथ ही लगता है कि 2022 के संवाद हो गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। और वो क्रांति रथ गांव तक गया है और पूरी जो यात्रा है वो सपा का निषाद गांव कहा जा सकता है। सपा के निषाद गांव, निषाद वोट बैंक जो है उस पर दांव लगाने की बात है। बड़े नेता है रहे हैं मिथुन लाल जी की प्रतिमा का हुआ है गांव में। और जो फोटो वीडियो आए हैं अखिलेश यादव के, उससे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश है, आम जनता में रोष है। और वो जोश और जोश क्रांति रथ की इस पहली यात्रा में दिखा है जो लखनऊ से है। और उसमें और सारी जो यात्रा है मनोहर लाल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम है वो पूरी तरह से निषाद को साधने की योजना है। क्योंकि बार बार ये बात उठाई जा रही है। अभी फरीदाबाद में भी जो सपा का धरना हुआ था उसमें भी ये बात उठाई थी कि दूसरा वोट बैंक नहीं जुड़ा है, दूसरा बड़ी जाति समाजवादी पार्टी के साथ नहीं। इसलिए ये जो निषाद गांव है मनोहर लाल की प्रतिमा के अनावरण के साथ उसमें एक बड़ा गांव अपने साथ खेला है। 14% निषाद बैंक है उत्तर प्रदेश में। 25 हिमाचल की 25 सीटें हैं जिनमें निषाद जो निषाद वोट है इस पर समाजवादी पार्टी ने पहले भी इसे प्रतिनिधित्व किया है। इसे सपा ने ही संसाधन बनाया था। किसान राज जयंती पर अवकाश घोषित किया था समाजवादी पार्टी ने। और ये बड़ा प्रयोग समाजवादी पार्टी ने अपने पहले भी किया। 2018 में गोरखपुर में प्रवीण निषाद को लोकसभा का चुनाव लड़ाया था और चुनाव में वोट निषाद वोट बैंक के सारे भाजपा से गोरखपुर की सीट छीनी थी। है जो वोट बैंक के सारे समाजवादी पार्टी ने हासिल की है। और इधर जानकारी में है ही आप सबके कि पिछला वर्ग प्रकोष्ठ जो है समाजवादी पार्टी का, उसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अपने जो नौ रत्न है उनमें से एक राजपाल कश्यप ने इस विधानसभा सीट की इस प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी है। जिनके पिछला जाति से आते हैं, बड़ी पिछली जाति से आते हैं, उस जाति को साधने की कोशिश है। ये 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 जो निषाद गवर्नमेंट और पिछले आपको याद हो कि पिछले कुछ दिनों से कुछ और संगठन जो केवल निषादों की राजनीति करते हैं उनकी भी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी में जो निषाद राजनीति करते हैं उनकी भी चर्चा है। जो खास तौर से सीटें हैं गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, कबीरनगर, मिर्जापुर, वाराणसी,
यहाँ ये जो निषाद राजनीति है, ये प्रमुखता है और उनका यहाँ पर जो चुनाव होते हैं उसका के साथ हो रहे हैं। तो इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने क्रांति रथ की यात्रा शुरू की है। क्रांति रथ पर क्रांति रथ अखिलेश जी के लिए शुभ भी रहा है। 2012 में जब क्रांति रथ की शुरुआत में बड़ा बहुमत हासिल किया था उत्तर प्रदेश में। चूंकि चुनावी माहौल बनने जा रहा है, कोरोना का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और उसी सब स्थिति को लेकर के लगभग 150 जगह बता रहे हैं कि स्वागत हुआ है। कई 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 जगह सभाओं में उसके उसके चलते और जो व्यवस्थाएं हैं जो जो प्रतिबंध रहे थे कार्यक्रमों में इस दौरान जब कोरोना की व्यवस्थाएं लागू है उनको वो नजरअंदाज करते हुए कार्यक्रम में भीड़ हो रही है और पूरा जोश था ये कार्यक्रमों में 150 से अधिक जगह स्वागत होने की खबर है। ये सब स्थितियां हैं जो चुनाव विधानसभा चुनाव के संकरात की ओर संकेत कर रही है और समाजवादी पार्टी 2022 में वापसी के लिए पूरी तरह से मन बनाए हैं। तमाम सी चीजें हैं, तमाम सी संभावनाएं हैं जिनको लेकर के मुद्दा बना रही है समाजवादी पार्टी। महंगाई को लेकर के आज भी अखिलेश यादव ने हल्ला बोला है। कोरोना काल की जो असफलताएं हैं सरकार की उनको लेकर के हल्ला बोला है। ये तमाम सी चीजें हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी माहौल बना रही है और क्रांति रथ शुरुआत करती है। क्रांति रथ यात्रा की शुरुआत होती है और इस तरह से से साधने की कोशिश है। ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। अनिल गंगा जी, क्या रणनीति है आपकी पार्टी की और यात्रा शुरू हो गई है, क्या इस सबके संकेत माने जाए, कहाँ तक जाएगी यात्रा, कितना सफल होगी, वो जो स्थितियां हैं उसमें समाजवादी पार्टी कितना मोर्चा ले पाएगी। आपकी एक सबसे बड़ी बात जो उछाली जाती है कि आपके सही परिवार में एक नहीं है, बार बार पहले वही बोल जो आपके लिए नेगेटिव भी जाती है और आपके आप समाजवादी पार्टी के नाम ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ कुछ प्लस नहीं हो रहा है। तो इस माहौल में जब ये यात्रा शुरू हुई है तो उसके क्या नतीजे निकल कर के सामने आएंगे, क्या जनता का विश्वास मिल रहा है, जनताओं में क्या ये आपसे शेखर भाई, जो लोगों ने ये कहा है कि समाज के दूसरे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, सन 12 में जब सरकार बनी थी तो सारे समाज के लोग जुड़े थे, तभी सरकार बनी थी। और सत्ता में जाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो सत्ता में सरकार है उसकी गलत नीतियों का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अब चुनाव का समय है तो नेताजी ने भी क्रांति रथ लेकर सन 89 में निकले थे, 90 में सरकार बनाई थी। तो समाज में, क्योंकि जो आपने निषाद वाली बात की है कि निषाद वोट को साधने के लिए शायद वो मूर्ति का अनावरण किया गया है। आपको थोड़ा ध्यान होगा कि फूलन देवी वो भी निषाद समाज से ही हैं थी और उनको नेताजी ने उस अपराध के दलदल से निकालकर संसद भवन पहुंचा दिया था। तो उस दिन से ये सारा निषाद समाज समाजवादी पार्टी का होकर रह गया है। जिस प्रकार से फूलन देवी को लोगों ने प्रताड़ित किया, जिस प्रकार उसे गुंडा बनाने का काम किया था, नेताजी ने उस चीज को मोड़कर आगे लाए थे। उसी प्रकार से निषाद समाज नहीं बल्कि खेत और खलिहानों में रहने वाले हर पिछड़े वर्ग को वो आगे लाना चाहते हैं। इसलिए क्रांति रथ लेकर वो निकले हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं, आप देखिएगा कि बिजली की मार इतनी भयंकर है। आपने बीपीएल कार्डधारों को फ्री में कनेक्शन दे दिया सरकार ने, लेकिन आज उनसे कितने यूनिट से बिजली वसूली जा रही है, त्राह त्राह मची हुई है।
गैस को आपने फ्री दे दिया है सरकार ने, लेकिन सिलेंडर कितने रुपए में आप दे रहे हैं? इन सब बातों को लेकर जागरूक करने का काम सरकार जो है अपनी इस क्रांति रथ को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले हैं। गांव-गांव तक ये रथ जाएगा और किसान, मजदूर, पिछड़े सभी वर्गों को इस बात से जागरूक करेगा कि देखिए आपके साथ कितना छल किया गया है। और छल की तो बात आज बड़ा आश्चर्य है, अब तो किसी को छिपने नहीं, आज सारी मीडिया हिंदुस्तान की हर चैनल कह रहा है कि राज्यसभा में जो बात इस केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि एक भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है, तो अब जनता को आज शायद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रह गई है। आज खुद मीडिया इस बात को, जो मीडिया मोदी की मीडिया कि फोटो दिखा रही है कि ये देखो लोग कैसे मरे, बाहर पे कैसे मरे, और आप बात दे रहे हैं एक भी नहीं मरा। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लखनऊ से रवाना हुए हैं क्रांति रथ लेकर। किसी एक जात विशेष को नहीं, सर्व समाज की सारी जातियों को, जो कि कहीं से अछूते हैं, पिछड़े हैं, दलित है, किसान है, मजदूर है, युवा है, छात्र है, उन सबको जागरूक करने के लिए हमारे युवा नेता निकले हैं। और आपने जो वीडियो देखे उसमें आपने देखा कि कितना जोश है युवाओं में कि वो अखिलेश जी को जो है अपने सर आंखों पर बिठाकर जो है, और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि ये हर गांव-गांव तक ये रथ जाएगा और एक नया अध्याय लिखने का काम विवेक जी, आज का विषय आपने रखा है, तो ये 2022 की आहट इससे मिल रही है कि 2022 की तैयारियां चालू हो गई हैं। कोई 10,000 के जहाज पे घूम रहा है, तो कोई सवार होके जनता के बीच जा रहा है। और यहाँ पे ये भी लगता है, कोई तो राम जी को पकड़े हुए है कि वो हमारी वैतरणी पार लगाई, आगे भी लगाएंगे, और कोई राम जी को पार लगाने वाले को पकड़ने की तैयारी में है किसान समाज को, जिन्होंने राम जी को पार लगाया तो हम उनको पकड़ें। लेकिन जनता की बात करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस जनता की बात कर रही है। आज सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। 2 करोड़ नई नौकरियां देने का हर साल जो वादा किया था, नौजवान गांधी नेहरू के किस्सों को नहीं सुनना चाहता है, वो रोजगार चाहता है। ये तो आज कांग्रेस जनता के साथ है, न वो रथ पे सवार है, न हवाई जहाज पे सवार है। कांग्रेस जो बीच में है, और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, ना वो निचले वर्ग को, ना किसी वर्ग को, ये किसान वर्ग हो या कोई जनता का वर्ग हो, महंगाई से तो हर वर्ग ग्रस्त है। जनता के साथ है और जनता के मुद्दों को उठा रही है। आज महंगाई का हालत देखिए आप, 7 सालों में महंगाई कहाँ से पहुंच गई। ये महंगाई केवल एक चीज, पेट्रोल डीजल, ये आटा दाल, यहाँ तक कि खाने वाले तेल के तेल की कीमत ऐसी दुगनी हो गई। कोई भी खाने पीने के सामान या और वस्तुएं जो रोजमर्रा की है, सबके दाम 70,000 से लाभ बढ़ गए हैं। ये आम जनता को उठा रही है, कांग्रेस उन मुद्दों को उठा रही है, जोड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस सारी जनता के हर वर्ग जोड़ने के लिए कर रही है। और मुझे आज प्रवासी मजदूरों की बात करने वाला कोई नहीं, कांग्रेस प्रवासी मजदूरों की बात कर रही है। लेकिन आज इस तरह के माहौल में योगी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष गुमराह कर रहा है देश को, तो महंगाई की बात नहीं करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता जूझ रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, करवा रहे हैं आप, रहे हैं आप, इस तरह के राज्यसभा झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन कोई भी फैसला नेता, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या
महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है कि कांग्रेस होगा। आज आप मिसाल हो लीजिए या मिसाल सड़क पर जोड़ लीजिए, तो मुझे लगता है कि कोई राम जी के सहारे, कोई राम जी को पार लगाने वाले के सहारे ये के लिए खेल चल रहा है। चलिए मनोज तिवारी। जी भाई साहब, जिस तरीके से आपने ये विषय रखा क्रांति से जोड़ने का, अखिलेश जी का पहला पड़ाव उन्नाव, तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि हर पार्टी के लीडर को जिस तरीके से कमांडर सेना में सिपाही उसकी आवाज पे जोश और जुनून से भर जाता, तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का ये प्रयास किया। और रही बात 2022 की, तो देखिए सिर्फ चुनाव के ठीक 6 महीने पहले अखिलेश जी निकले हैं, अभी तक ट्विटर पे साफ सक्रिय थे। जिस तरीके से निषाद समाज की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं बनारस में निषाद समाज के ऊपर वर्तमान भाजपा सरकार ने किस तरीके से उन्हें परेशान करने का काम किया, वहां घाटों पे किस तरीके से के साथ उनके साथ वो प्रताड़ित किए गए, उस समय अखिलेश जी सिर्फ ट्विटर पे साफ सक्रिय थे। तो ठीक है, 2012 में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी के किए हुए कार्यों जो जनता ने जनादेश दिया था उसकी फसल काटी है अखिलेश जी ने। और ये 2022 जो चुनाव है वो उनका भी भविष्य तय करेगा। और जिस तरीके से वर्तमान में भाजपा सरकार ने आम जनमानस के मुद्दे को, आम जनमानस की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुचलने का कार्य किया है, तो ठीक है, अखिलेश जी अपनी पार्टी के लीडर हैं और उन्हें अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का अधिकार है। लेकिन जनता भी देख रही है कि साहब आप 4.5 वर्ष तक जनता से साथ दूर रहे, ट्विटर पे रहे, उनकी पार्टी में अभी आपने देखा जिला पंचायत के जिस तरीके से चुनाव हुए, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में एक नजर आती, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में हमारे और आपके सामने रही। तो ठीक है, 2022 में देखें कि किस तरीके का रिजल्ट आता है। और इससे पहले भाजपा के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी अडवाणी जी ने भी साहब रथ यात्रा की थी, तो रथ यात्रा करिए, ठीक है, और हर आदमी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का राइट है, तो वो भी अपनी पार्टी के कमांडर हैं और उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए। विकास। आईडियो खोल लो, आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई का। मैंने बड़े गौर से दोनों नेताओं को सुना। एक बुनियादी बात निकल कर आई, विकास। जी जी हाँ, अभी हमें उसके बाद में शुभम तिवारी, उसके बाद में राधे श्याम और अनिल गंगवार फिर जवाब देंगे। सप्ताह का मामला है ना। जी जी। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के ये लड़ाई जो है वो विपक्षी दल बनने की लड़ाई है, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी जी आई, अवतरित हुई उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद जो है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी 4.5 साल बाद जागे हैं, अपनी नींद से उठे हैं, तो वो देखेंगे कि अब उन्हें क्या करना है। और ये लड़ाई केवल मुख्य विपक्षी दल बनने की लड़ाई है, सत्ता से दोनों दल बहुत दूर हैं। एक घड़ियाली आंसू बहा रहा है और दूसरे ने ठगने का, जनता को ठगने का विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। तो ये दोनों दल हमाम तक जैसे हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। कभी निषादों के नाम पर, तो कभी ब्राह्मणों की प्रतिमा बनाने के नाम पर ऐसी ओछी राजनीति करती आई है समाजवादी पार्टी। एक वर्ग विशेषों पर ही इनका फोकस रहा है। आपको याद हो कि कैसे कांवड़ यात्राओं में लाउड स्पीकर बैन हो जाया करते थे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की ये परिपाटी है, वो केवल जाति और वर्ग की राजनीति को ही राजनीति से जोड़ के रखना चाहते हैं। उनके लिए विकास कोई एजेंडा नहीं है, उत्तर प्रदेश का विकास उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। फला जात मुझसे जुड़ जाए, फला धर्म के लोग मुझसे जुड़ जाए, बस यही एजेंडा बना के रखता है। इस राजनीति का अंत करने के लिए ही देश और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी अपने आदर्शों पर खरी उतरी है। दूसरा, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा है
कि नेताजी 1989 में क्रांतिलत लेकर निकले थे और सरकार बनाई थी। दूसरा आपको बता दूं कि नेताजी क्रांतिलत लेकर निकले थे और सरकार बनाई थी, उसके बाद निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां भी चलवाई थी। पूरा सेंटेंस बताइए जो जनता को समझ में आ जाए कि ये किस दौर की बात आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक क्रांतिलत लेकर के श्रद्धेय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पश्चाताप का भी लेकर के निकलना चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चाताप करना चाहिए। जिस तरीके की सरकारें उनके द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा चलाई गई हैं, जिन्हें जनता ने सिरे से नकार दिया है, तो उसका पश्चाताप जब तक नहीं होगा, इन्हें इन घड़ियाली आंसुओं से इनका कुछ भला होने वाला नहीं है। तीसरा, कांग्रेस ने एक बात कही, बड़ी मजेदार बात कही कि कोई राम को पकड़े है तो कोई राम को पार लगाने वालों को पकड़े है। कांग्रेस वाले मुझे ये बताएं, उधार के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस किसको पकड़े है? हाफिज जी कहने वालों को पकड़े है, राम को काल्पनिक कहने वालों को पकड़े है, किसे पकड़े है? पूरे देश को ये बताना चाहिए कांग्रेस को कि कांग्रेस किसे पकड़े है, क्योंकि कांग्रेस किसी को नहीं पकड़े है। इसलिए जनता ने भी इन्हें छोड़ दिया है, क्योंकि जनता समझ गई है जो किसी का नहीं होता है तो जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। इसलिए आप अपनी स्थितियां क्लियर करिए। आपकी विचारधारा ही मुझे लगता है आपके लिए बड़ा कारण बनने वाली है। सोनम तिवारी। देखिए शेखर जी, बड़ा अच्छे मुद्दे पे बहस हो रही थी और बातों बातों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पर एक अपनी बात रख गए। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात धैर्य पूर्वक सुन लें। ये वही निषाद क्रांति रथ और मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात सुनने के बाद जो नए सवाल पैदा होंगे, धैर्य पूर्वक बात सुनिएगा तब जवाब दीजिएगा। बड़ा ये जो एक आज नई बात चली है क्रांति रथ वाली, ये कोई नया प्रयास नहीं है, क्योंकि जहां तक मैंने अभी जो इतिहास खंगाला है, जो मैं जानता हूं, उसमें इस क्रांति रथ को लेकर और निषाद समाज को लेकर सन 2019 में भी सपा, बसपा और निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ था। शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को यहाँ पे ये बात याद भी होगी। और उस दौरान जब चुनाव चल रहा था, तब निषाद पार्टी के नेता ने, डॉक्टर संजय निषाद जिनका नाम था, जो ये दावा लगातार करते रहे हैं कि 160 सीटों पर निषाद समाज का और उनसे जुड़े हुए वर्ग का वर्चस्व है। उनका आज भी यही बयान है, 2 दिन पहले भी उन्होंने यही बात बोली है। तो उन्होंने एक आरोप लगाया था जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था कि हमने सपा से गठबंधन तो किया, लेकिन कहीं पर भी किसी भी पोस्टर में, किसी भी बैनर में निषाद समाज का ना तो नाम उल्लेखित किया समाजवादी पार्टी ने, ना कहीं किसी पर्चे पर नाम रखा, ना कहीं हमको सम्मान देने का कार्य किया इस समाजवादी पार्टी ने जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर संजय निषाद जो निषाद समाज के नेता हैं, जहां पर आज जो उन्नाव से क्रांति रथ की शुरुआत करी गई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा और निषाद समाज के बड़े नेताओं का माल्यार्पण करके जोड़ने का प्रयास किया गया, ये उनका बयान है। धैर्य पूर्वक इसको समझें और इस पर जवाब दें कि जिस पार्टी ने आपके ऊपर पहले आरोप लगा दिया, आप वहीं पर दोबारा अपनी धरातल को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, अजीब सी बात है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने यहाँ पर निषाद समाज को जोड़ने के साथ साथ अन्य वर्गों को जोड़ने की बात करी, अन्य जाति धर्मों को जोड़ने की बात करी। तो एक उदाहरण है जो भी 4-5 दिन पहले का ही है, चर्चा भी हो चुकी होगी। दूर मत जाइए साहब, अपने फर्रुखाबाद जिले के एक वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता ने भरी सभा में एक बयान दिया था। उन्होंने गुहार लगाई थी समाजवादी पार्टी के नेताओं से और एक जाति विशेष को इंगित करते हुए 3 नाम गिनवाए थे और पूछा था कि इन 3 के अलावा समाजवादी पार्टी के यहां मौजूद नेता बताएं कि अन्य जात के कितने लोगों को आपने जोड़ा है, कितने लोग आपके साथ जुड़ पाए हैं। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं 4-5 सालों के अंदर जिस समय इनको विपक्ष बनना चाहिए था, जिस समय इनको विरोध करना चाहिए था, जिस समय इन्हें सर्व समाज को जोड़ना चाहिए था, वो 4 साल गुजरने के बाद आज आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता भरी सभाओं में आपसे ही ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए यादव समाज को छोड़ के आपने कौन से समाज के कितने नेता जोड़े हैं। तो ये है आपकी जमीनी हकीकत। दूसरी बात कि अखिलेश जी ने जो ये बात कही है कि लोगों को जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी अभी लखीमपुर गई थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी की उन महिलाओं से बात करी। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की उन महिलाओं से, क्यों? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के दम पर ही पर्चा फाइल करने गई थी। जब उनको लज्जित होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, उनको जो है उनको कपड़े तक फाड़ने का प्रयास किया गया उनका, तो उसके बावजूद जब हमारी प्रियंका जी वहां पहुंची हैं, उन्होंने उनका दर्द साझा किया, तब बहुत सी बातें खुल के सामने आई हैं। देखिए, हम महिलाओं के सम्मान की जहां बात आती है, वहां जातिगत राजनीति से बहुत ऊपर चली जाती है कांग्रेस पार्टी। तब वहां पर यह बात खुल के आई कि इस स्थितियों को जो समाजवादी पार्टी आज क्रांति रथ लेके निकल रही है, क्रांति का आगाज किस ओर करना है, इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए समाजवादी पार्टी को। इसी के साथ साथ अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि विपक्ष यानी कि हम लोग सत्ता से बहुत दूर हैं। बिल्कुल सही कहा साहब, आपकी ये सोच बिल्कुल सही है। हम उसी तरीके से सत्ता से दूर आपको लग रहे हैं जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी सच से बिल्कुल दूर हो चुकी है। आप विकास से दूर, जो आप विकास की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है साहब कि इस देश की मीडिया ने जिस ऑक्सीजन की कमी को लेकर इतने बड़ी बड़ी रिपोर्टें चलाई थी, आप उस सच्चाई से बिल्कुल दूर हो गए। आपने सब पर सवालिया निशान लगा दिया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग हम लोगों के लिए बोला कि हमाम में, जो वो शब्द हमाम का उन्होंने शब्द उल्लेख किया, तो मैं उस पर भी उन्हें एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं साहब कि हमाम में झांकने के लिए अब तो आपके कहीं ना कहीं जासूसी वाले कांड भी उजागर होने लगे हैं। तो हमाम में झांकना छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी वालों, अब सच्चाई को स्वीकार करिए, जासूसी तंत्र ज्यादा चलने वाला नहीं है। जी, हमने कहा 5 लोगों ने सवाल छोड़े हैं, तो हम अपनी भी बात कहेंगे और 5 के जवाब भी देंगे, तो थोड़ा समय मिल जाए। पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल जी की, अरे अनिल गंगवार को भी जवाब दे क्या? नहीं उनको नहीं। पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल जी की जो प्रतिमा का अनावरण आज अखिलेश जी ने किया है, और एक विषय इंगित किया गया कि समाजवादी पार्टी अब निषाद वोट बैंक को साधने के लिए ये सब काम कर रही। समाजवादी पार्टी सदैव सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी। अब एक समाज को इंगित कर दिया गया तो उस पर कुछ प्रकाश डालना भी जरूरी हो जाता है। निषाद राज जयंती का अवकाश समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में घोषित किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में राजपाल कश्यप जी मत्स्य पालन विभाग के मंत्री थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री थे। प्रवीण निषाद को गोरखपुर से लोकसभा पहुंचाया, जो कि मठ है, गढ़ है, और योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रवीण निषाद लोकसभा पहुंचे। उसके बाद एमएलसी बने समाजवादी पार्टी में। इस समय मौजूदा में हैं डॉक्टर राजपाल कश्यप, राम सुंदर निषाद देवरिया, राम जतन राजभर मऊ, श्रीमती रमा निरंजन निषाद बुंदेलखंड से आती हैं, श्री रमेश निषाद भदोही से आते हैं। और राज्यसभा में सबसे पहला अगर निषाद सांसद कोई पहुंचा तो बिशंबर नाथ निषाद, वो समाजवादी पार्टी से पहुंचे थे। लोकसभा में फूलन देवी के रूप में निषाद समाज का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले कराया था। भारतीय जनता पार्टी जहां ये बात करती है कि इस तरह की वर्ग की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, और तुरंत ताना भी मार देते हैं कि किस पे गोली चलवाई, कौन सी यात्रा पे बैन था, कहाँ डीजे बजाने पे बैन था, ये ट्यून भी साथ में बजती है, और हम किसी वर्ग की राजनीति भी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सवाल अक्सर उठाया करती है। आज हम इस सवाल को साफ कर देना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, तब भाजपा के किसी नेता ने ये नहीं कहा था कि हम जो दल लेकर गए थे उसमें वहां तोड़फोड़ कराई। तब सबने ये कह दिया था कि हमारी सेना ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी सेना ने विवादित ढांचा नहीं तोड़ा। तो काहे के लिए भैया वहां कबूल करते कि हम नहीं तोड़ा। दूसरी रही बात गोली चलवाने वाली, गोली पुलिस ने चलाई, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, हम होते हम भी चलवाते। हम तो ये स्वीकार करते हैं कि हम भी चलवाते, इसलिए चलवाते कि कोई विवादित चीज है, कोर्ट के अंडर आप कस्टडी है, और आप उस पर खामखाम में अपना छाता लेके वहां पहुंच गए। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, 17 में योगी जी की सरकार आई। राम भक्तों में इतनी बेचैनी थी भाजपा वालों में, तथाकथित राम भक्त कहेंगे हम तो, राम भक्त तो हम भी हैं। अगर इतनी बेचैनी थी तो 2017 में क्यों नहीं चले गए वहां मंदिर बनाने? काहे के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करते रहे? आपकी अपनी सरकार थी,
राम भक्त मुख्यमंत्री था, क्यों नहीं गए आप वहां? चले जाते। 2017 में जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली, उसी दिन आपका रथ सोमनाथ से चल के अयोध्या पहुंच जाता मंदिर निर्माण के लिए। तो हम जान लेते कि आप तो स्वयं वहां दंगा करने ही गए थे। आपकी नीयत ये थी कि वहां जाएंगे और अगर सरकार एक्शन नहीं ले पाएगी तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को लताड़ेगा, कानून व्यवस्था की थू थू होगी, और अगर सरकार एक्शन लेगी तो हमारा अपना जलवा कायम रहेगा, हमें एक नया नारा मिल जाएगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने कहा जो है कोई राम को पकड़े है, कोई राम को पार लगाने वाले को पकड़े है। हम तो पूरे सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो 69,000 भर्तियां हुई और उसमें जिस तरह से आरक्षण पे कुठाराघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी आज 70,000 लोगों की लड़ाई लड़ती है। समाज, आपने कहा कि नाव तोड़ेंगे, कोई नहीं गया, प्रियंका जी गई। अब हम क्या करें? ये आपका दुर्भाग्य है कि आपके यहाँ कोई नेता ही नहीं उस वर्ग का था जिसको भेज देते। हमारे यहाँ तो राज्यपाल कश्यप जी थे, वो गए, उन सभी परिवारों से मिले, उनको जो पार्टी की तरफ से गुप्त दान दिया गया था, गुप्त रूप से जो सहायता दी गई थी, वो उनको प्रदान की गई। अब हम क्यों आपकी तरह शो करें कि हमने 20 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया या 5 लाख दे दिया? हमने जो दिया वो उनने लिया, वो जानते होंगे या हम जानते होंगे। उसके बाद भाजपा ये कहती है कि अखिलेश जी अभी जगह हैं, हम विकास की बात करते हैं। अखिलेश जी भैया अभी नहीं जगह हैं। आप याद करो, जब अखिलेश जी इलाहाबाद जा रहे थे तो लखनऊ एयरपोर्ट पे किसने रोका था? आपकी ही सरकार ने रोका था। अभी जब धरना प्रदर्शन का नंबर आया तो आपकी सरकार ने उनको घर पे नजरबंद करा दिया। आप हमेशा समाजवादी नेताओं पे 5 साल से तो लाठियां बरसा रहे हो। आप कह रहे अभी जगह हो, उसके बाद कह रहे विकास की बात। अच्छा, ये कौन सा विकास होता है कि 2.5 रुपए यूनिट वाली बिजली 7 रुपए यूनिट कर दी, 1100 रुपए की डीएपी 1900 रुपए कर दी थी, उसके बाद उसमें 5 किलो खाद कम कर दी। ये कौन सा विकास होता है कि डीजल पेट्रोल आप कहां पहुंचा दिए? 350 का सिलेंडर 900 में मिलने लगा। मुख्यमंत्री आवास योजना में जो आवास समाजवादी समय में 3.5 लाख रुपए का मिलता था, वो आपने 1,20,000 का कर दिया। उसके बाद में मत्स्य, सबसे बड़ी बात निषादों की, मछली पालन पे समाजवादी पार्टी सरकार के समय 50% सब्सिडी थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी। तो आप कहां पे भैया जो है विकास की बात कर रहे हैं? उसके बाद मुख्य विपक्षी दल बनने की दौड़ है। समाजवादी पार्टी तो आज भी मुख्य विपक्षी दल, जब आप चुनाव जीते थे तब मुख्य विपक्षी दल तो समाजवादी पार्टी ही थी। तो हम तो सत्ता के लिए ही दौड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से एक बात निकल के आई, हम इस बात पे पूछते नहीं, एक मिनट की बात है, इसको ले लिया जाए। इस बात पे बड़ा सवाल उठे, 2-3 बार उठ चुके हैं कि एक नेता ने फरुखाबाद के धरना प्रदर्शन में कहा कि हमारी जात के यहाँ कितने लोग हैं। हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि ये उस नेता की भी अपनी नाकामयाबी है जिसने समाजवादी पार्टी ने आपको कितनी बार टिकट दी, आपको लोकसभा पहुंचाया। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वर्ग को जोड़िए। आपने अपने वर्ग को क्यों नहीं जोड़ा? आज अगर राधे श्याम श्रीवास्तव ये बात कहे कि कितने श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो ये राधे श्याम श्रीवास्तव की कमजोरी है कि इन्होंने क्यों नहीं जोड़ पाए। अगर अनिल गंगवार ये प्रश्न चिन्ह लगाएं कि कितने गंगवार जुड़े, तो ये अनिल गंगवार की नाकामी है जो इन्होंने नहीं जोड़ पाए। आप इतने दिनों से हैं, आप लोकसभा का टिकट मांगते हैं, आप विधानसभा का टिकट बेटे के लिए मांगते हैं, और आप अपने वर्ग के लोगों को नहीं जोड़ पाए, तो ये आपकी अपनी नाकामी है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग में, अखिलेश यादव स्वयं जाए क्या? आपको इसीलिए तो नेता बनाया गया है कि आप अपने वर्ग को जोड़िए। भाई साहब, मैंने अरे एक मिनट, अनिल जी को। हाँ जी शेखर भाई, अब जो है ये तय हो चुका है कि जो गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, ये सब समझ गया है कि सच का इन्हें वो काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। इसलिए अब कहने की बहुत जरूरत नहीं रही है कि क्या होने वाला है। अब तो इंतजार केवल फरवरी 22 का करिए, उसके रिजल्ट का इंतजार करिएगा आप कि इन्होंने किस प्रकार से छल प्रपंच से जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। जनता उसको जवाब देगी। इस प्रकार से उन्होंने महंगाई बढ़ाई है, बिजली पर लूटा है लोगों को। और एक बात बता दूं आपको, जो केंद्र सरकार और सरकारी कर्मचारी हैं, उनके 17% डीए इन्होंने 18 महीने का नहीं दिया है। वो 75,000 करोड़ रुपया था। और अगर एक भी राज्य कर्मचारी इनको वोट नहीं देगा, ये आज मेरी बात आप लिख लीजिएगा। चलिए विकास जी शुरू करिए। हाँ
पहले तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के साथी से कि इन्हें बड़ी सफाई से समय बहुत कम है, सब लोग बोल रहे, थोड़ा थोड़ा बोलिए। हाँ, ऑक्सीजन की कमी से कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी मौतें हुई है ये मुझे कांग्रेस के लोग बता दें तो बेहतर रहेगा। दूसरा, समाजवादी पार्टी की तरफ से जितनी शिद्दत से नाम गिनाए गए कि फला निषाद हमारे में है, फला हमने ये निषाद के साथ किया, फला हमने वो किया, मुझे लगता है इतनी शिद्दत से अगर विकास के काम समाजवादी पार्टी गिना पाती तो मुझे बड़ा हर्ष होता, क्योंकि विकास किया नहीं है, इसलिए जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। सुनने बैठोगे तो सवेरा हो जाएगा। भगवान राम से जुड़ा विषय आया कि साहब इन्होंने तो कोर्ट में मना कर दिया कि हमने गुंबद नहीं गिराया, तो बिल्कुल ठीक था, गुंबद हमने नहीं गिराया, गुंबद राम भक्तों ने गिराया था। अब समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो माफी मांग लो। समाजवादी सुनी हो, मैं भी बोल देता भी बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। अब राम भक्तों पे कोर्ट ने ये स्वीकार किया है कि वहां राम मंदिर था, वहां राम का स्थान है, वहां राम मंदिर बनना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी पूरे 2017 में आप बदल लेते जाके राम मंदिर, जब योगी जी की सरकार आई थी। आप किसी गैर सरकार, आप अपने बिना गोलियां कोई निर्णय आए, आप वहां गए क्यों? पार्टी लोग आपकी मंशा थी वहां दंगा फैलाने की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लाशों के ऊपर खड़े होकर ही अपनी सत्ता की नींव को मजबूत रखना चाहती है। आपकी मंशा यही थी कि वहां दंगा हो, आपकी मंशा ये थी कि वहां गोली चले, आपकी मंशा ये कहाँ थी कि राम मंदिर बने? अगर ये मंशा थी तो 2017 में क्यों नहीं गए राम मंदिर बनाने आप? भाई, आप हमेशा लाशों की बुनियाद पर ही अपनी इमारत को, सत्ता की इमारत को खड़ा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी नीति है, हमेशा लोगों की लाशों पे ही राजनीति की है आपने। बोल लेने दें तो ठीक है। नहीं, इस परंपरा का जो नई परंपरा पड़ी है उसका आप अंत करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का ये व्यवहार है कि वो किसी परंपरा को नहीं मानते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर सुनना चाहें तो सुन लीजिए। कोर्ट ने आदेश किया, हमने नहीं बनाया, कोर्ट ने बनाया, लेकिन राम भक्तों पर गोलियां तो आपने चलवाई। चलिए, अरे अच्छा ये बताओ, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वहां जो भी कानून व्यवस्था खराब करने जाता है उस पर गोली चलती है। अगर वहां मस्जिद बनाने वाले नहीं, अगर वहां मस्जिद बनाने वाले लोग जाते तो उन पर भी चलती, मंदिर बनाने वाले गए तो उन पर भी चली, मंदिर गिराने वाले जाते तो उन पर भी चलती, मस्जिद गिराने वाले गए थे उन पर भी चली। भाई, जो विवादित चीज है, अगर आज मेरे मकान पे या मेरे खेत पे मुकदमा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का वहां पर कह दिया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए, और हम अपना कल्टीवेटर लेके खेत जोतने पहुंच जाए तो पुलिस हमें नहीं मारेगी? बताएं विकास जी, आज बीजेपी की सरकार है और मेरा एक विवादित खेत है और मेरे पास उदाहरण समझाने देखिए हमारे भाजपा के साथी ने किस तरीके से कांग्रेस को घेरा। आप देखिए, ऑक्सीजन पे स्टेटमेंट इनके मंत्री साहब देते हैं, कांग्रेस को घुसखोर देते हैं। सुन लीजिए इतना नकारेपन का स्टेटमेंट भाजपा के ही मंत्री दे सकते हैं। इतना नकारेपन का स्टेटमेंट नरेंद्र दामोदर जी, मोदी जी, आप देखिए ऊपर एक कहावत है, या खाए बौरा है या पाए बौरा है। एक मिनट सुन लीजिए, हमारे भाजपा के साथी जिस तरीके से बोल रहे थे, ऑक्सीजन पे बयान इनका सेंट्रल मिनिस्टर साहब देता है और उसके ऊपर ये कांग्रेसियों को साहब कहते हैं। दूसरी चीज, इनके लिए भी कहावत है कि नहीं आएगी। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ, 2000 से पहले आरएसएस कार्यक्रम हो पाते थे, एक कार्यक्रम नहीं लगवा पाते थे वोट दक्षिणा का भाजपाई। आज सत्ता में बैठ के देखिए साहब, कितनी गुरूर और अहम की बातें करते हैं साहब। क्या राजस्थान के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है? राजस्थान भारत से बाहर है। आप राजस्थान के गहलोत मुख्यमंत्री हो गए तो राजस्थान भारत से बाहर हो गया। हवाई जहाज मोदी जी नहीं है। राजस्थान में अगर पाकिस्तान की सेना बम फेंक देती है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी क्या? उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था, जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था अधीन नहीं है। मोदी जी का कोई दायित्व नहीं है क्या? चलिए विवेक जी, सोम बोल जाइए, इसे खत्म करें।
देखिए, डिबेट का जो मुद्दा था उस मुद्दे के हिसाब से कोई जातियों को जोड़ रहा है और कोई विकास के नाम पे तमाम बातें किस्से कहानी सुना रहा है, लेकिन महंगाई पे बात नहीं करता कि आज खाद के दाम कहाँ पहुंच गए, कड़वे तेल के दाम कहाँ पहुंच गए, पेट्रोल डीजल के कहाँ पहुंच गए। इसकी बात नहीं भाजपा वाले कभी करते हैं। विकास, कौन सा विकास भाई? किस विकास की बात करते हो? ये जनता की कमर टूटी जा रही है, कहाँ से विकास हो रहा है? ये बताइए। आटे के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, कौन सी चीज ऐसी है जिसके दाम नहीं बढ़े? और विकास, ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास के नाम पे जनता को लूट रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई जात को जोड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है और भाजपा के लोगों को बार बार दुहाई देते हैं सत्ता से दूर। अरे आपका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, आपका संविधान में यकीन नहीं है, लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है मानवर, जानिए इसको। ये जुमला ना बनाइए आप सत्ता से दूर हैं। अरे आज हम सत्ता से दूर हैं, कल सत्ता से आप दूर होंगे। ये बार बार इसको अपनी आप कौन सी डिग्री मानते हैं ये? इसलिए बात सार्थक करने की कोशिश करिए। और अगर मैं चुनौती देता हूँ, आप 7 सालों की महंगाई और इस पे बात करिए, बेरोजगारी पे आप बात करिए। ये आप यही बात इधर उधर करते हैं, ये आपको मौका मिल रहा है। ये कोई जात जोड़े, कोई ये पीछे बातें करे, आप आप 7 सालों बताइए मेरा तो में फैसला करेंगे कि हम जब आएंगे सरकार में तो 8 दाल चावल सब कुछ मिलेगा रोजगार देने की बात थी। आज महंगाई को डायन बनाने वाली कांग्रेस ये घोषणा करेगी कि हमारी सरकार आएगी। ये माइक हरा बोलिए। आप फेल बिल्कुल, हर मोर्चे पे फेल है। देखिए मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी सपा के प्रवक्ता ने जो बोला था यहाँ पर, उन्होंने बहुत से अपने समाज के नेताओं के नाम गिनवा दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बावजूद निषाद समाज के नेताओं ने जो आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के ऊपर कि आपने उनका अपमान किया, उसका खंडन समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया। देखिए बात सुन लीजिए, उनके आरोप का आपको खंडन करना चाहिए था, नैतिकता के आधार पर सपा को खंडन करना चाहिए था, अन्यथा आप उस आरोप से भागी हैं। रुक जाइए भैया। दूसरी बात, भाजपा के लोगों ने जो बात कही है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि भैया राम भक्तों के लिए आपके दिल में, मिश्रा जी एक मिनट, भाजपा वालों के दिलों में राम भक्तों के लिए बड़ा सम्मान है। लेकिन भैया इस राम राज्य में जो महिलाओं के साथ और विपक्ष के लोगों के अत्याचार हो रहे हैं, उस पर भी अपनी धारणा बताइए, उस पर भी अपनी सोच बताइए। क्या यही आपका राम राज्य है कि विपक्ष के पर्चे छीन लिए जाएंगे? क्या यही आपका राम राज्य है कि विपक्षी दल की अगर कोई महिला होगी तो उसका चीरहरण पे भारतीय जनता पार्टी के लोग उतर आएंगे? तो कृपया नैतिकता के आधार पर अब लोगों की जासूसी कराना बंद करिए। उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपने लोगों के ऊपर करवाइए, अपनी सच्चाई बताइए, क्योंकि जनता देखना चाह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के बाद जो बचे हैं वो आपके राम राज्य में महंगाई से मर रहे हैं। एक माननीय मंत्री जी की खाना बनाने वाली की भी जासूसी हो रही थी। एक मंत्री जी की खाना बनाने वाली महिला है, उसकी भी जासूसी भाजपा करा रही थी। अरे उस समय पूर्व चुनाव आयुक्त की जब जासूसी हो सकती है इस देश में, तो कौन बाकी बचा है साहब? बताइए अशोक साहब की जासूसी क्यों हुई? बताइए महिला पत्रकारों के नाम क्यों आए उस सॉफ्टवेयर के द्वारा? मतलब उस सॉफ्टवेयर का तो आप सिस्टम समझिए कि उसमें मोबाइल रखा रहेगा और कैमरा चलता रहेगा। देश में आप क्या किसी की प्राइवेसी में, अरे कब तक लोगों के भैया हमाम में झांकेगी भारतीय जनता पार्टी? कुछ तो सुधार करिए। की नीतियां भारतीय जनता पार्टी के कौन सी शर्त में लेके जाएंगी, इस पर जवाब दीजिए। चलिए बुलेटिन की आज की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, विकास जी का, शुभम जी का, और राधे श्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।